नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मैं अनुराग सिंह, मुंबई का एक आर्किटेक्ट। आज सुबह ही मुझे एक अजीब ईमेल मिला। हिमालय की तलहटी में स्थित एक पुरानी हवेली, काली हवेली के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव। पैसा इतना कि मैं मना नहीं कर सका। ट्रेन से उतरते ही इस कस्बे भूतगढ़ का माहौल मुझे अजीब लगा। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई मौत का फरिश्ता हूं। आप वहां नहीं जाना चाहते साहब, एक बूढ़े ने मुझे रोकते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्यों? मैंने पूछा, क्या समस्या है? वो हवेली, वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। वो फुसफुसाया, वो छाया पुरुष का घर है। रात में वह अपने शिकार की तलाश में निकलता है। मैं हंस दिया। छाया पुरुष? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक आर्किटेक्ट हूं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। हवेली तक का रास्ता डरावना था। जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी वो काली हवेली सचमुच डरावनी लग रही थी। पर मैं एक पेशेवर था, मेरे लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी। जैसे ही मैंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर का वातावरण और भी डरावना था। धूल से लथपथ कमरे, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध। मैंने अपना सामान एक कमरे में रखा और निरीक्षण शुरू किया। हवेली की वास्तुकला अद्भुत थी। 200 साल पुरानी राजपूत शैली, पर कहीं कहीं नक्काशी में अजीब आकृतियां थी। ऐसी आकृतियां जो मानवीय नहीं लगती थी। शाम होते ही मैंने अपना काम रोक दिया। अंधेरा घना हो रहा था और हवेली में बिजली नहीं थी। मैंने अपना टॉर्च जलाया और खाना खाने बैठा। तभी मुझे ऊपर से पैरों की आवाज सुनाई दी। टाप टाप टाप। मैं रुक गया। शायद कोई जानवर होगा, मैंने सोचा। पर आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट और नजदीक। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। कॉरिडोर में कोई नहीं था। पर जैसे ही मैं वापस मुड़ा, एक काले आकार ने मेरे सामने से तेजी से गुजरते हुए सीढ़ियों की ओर जाते देखा। कोई है? मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां एक बंद कमरे का दरवाजा था, जो पहले बंद था, अब खुला हुआ था। अंदर जाकर मैं हैरान रह गया। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लगी थी, पुरुषों की तस्वीरें। सभी की आंखों में एक ही भाव, शुद्ध आतंक। हर तस्वीर के नीचे एक नाम और तारीख थी। आखिरी तस्वीर पर लिखा था, राम सिंह 1978। मैंने अपना टॉर्च तस्वीर के क्लोजर किया। राम सिंह की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो चीख रहे हों, पर कोई आवाज नहीं निकल रही। तभी मैंने पीछे एक आहट सुनी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर जब मैंने वापस तस्वीरों की ओर देखा, तो राम सिंह की तस्वीर में उसकी आंखें अब सीधे मुझे देख रही थी। मैं वहां से भागकर नीचे आया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। शायद यहां वाकई कुछ है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आहट, हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती। और सुबह होते ही मैंने एक और डरावनी खोज की। मेरे सामान के पास जमीन पर काली राख के निशान थे, जैसे कोई जलता हुआ कागज हो। मैं जानता था कि यह कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं रहा। यहां कुछ गलत था, बहुत गलत। और मैं शायद उस जाल में फंस चुका था, जिससे निकलना मुश्किल होगा। सुबह की रोशनी में हवेली कम डरावनी लग रही थी, पर रात का डर अब भी मेरे दिमाग में ताजा था। मैंने फैसला किया कि मुझे स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। शायद कोई मुझे इस हवेली का इतिहास बता सकता था। कस्बे में वापस जाते समय रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा जो हवेली की ओर देख रहा था। वो 50 साल का होगा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। क्या आप इस हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने पूछा। वो चौंका।
मैं बिरजू हूं। मेरे दादा इस हवेली के आखिरी केयरटेकर थे। मैंने उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया। बिरजू ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। ये हवेली 200 साल पहले एक साधु ने बनवाई थी। उसने कहा, उन्होंने छाया विद्या का अभ्यास किया था। एक दिन वो गायब हो गए और उनकी छाया यही रह गई। अब वही छाया पुरुष है। पर यह सब अंधविश्वास है। मैंने कहा। बिरजू ने गंभीर होकर कहा, हर केयरटेकर एक समझौता करता है, हवेली को बनाए रखो, नहीं तो तुम उसका हिस्सा बन जाओगे। मेरे दादा ने भी यही समझौता किया था। हवेली लौटकर मैंने अपना काम जारी रखा। पर आज कुछ अजीब हो रहा था। मेरे टूल्स गायब हो रहे थे। पहले मेरी मापने वाली टेप, फिर हैमर और अब मेरी पेंसिल। मैंने ब्लूप्रिंट निकाले तो हैरान रह गया। कल रात जो डिजाइन मैंने बनाए थे वे अब बदल चुके थे। कमरों के आकार अलग थे, दरवाजे अलग जगहों पर थे। ये असंभव है, मैंने खुद से कहा। ब्लूप्रिंट खुद नहीं बदल सकते। रात को मैंने फिर वो आवाजें सुनी। इस बार सिर्फ पैरों की आवाज नहीं, बल्कि फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। कोई बातचीत कर रहा था, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अगली सुबह मैंने एक और डरावनी चीज खोजी की। मेरे सामान के पास जमीन पर काले पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई जलता हुआ आदमी वहां खड़ा हो। मैंने बिरजू को फोन किया। क्या छाया पुरुष के पैरों के निशान जलते हुए होते हैं? बिरजू की आवाज में डर था। आपने उसे देख लिया? भाग जाइए साहब, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। पर मैं भागना नहीं चाहता था। यह चुनौती अब मेरे लिए सिर्फ पेशेवर नहीं रह गई थी। मैं जानना चाहता था कि यहां क्या हो रहा है। उस रात मैंने जानबूझकर जागने का फैसला किया। मैं अपने कमरे में बैठा रहा, टॉर्च हाथ में लिए। आधी रात को वो फिर आया। इस बार वो सिर्फ एक छाया नहीं था, वो एक आदमी की आकृति थी, लंबा, पतला, पूरी तरह से काला। उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल उन तस्वीरों में दिख रहे लोगों की तरह। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर शब्द उभरने लगे, समझौता या मौत। मैं डर गया था, पर साथ ही जानने की चाह भी था। क्या समझौता? मैंने पूछा। दीवार पर नए शब्द उभरे। हवेली को बनाए रखो, तुम्हारी छाया हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। मैं समझ गया, यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने अपने शरीर पर एक अजीब सा निशान देखा। मेरी छाया अब पूरी तरह से काली नहीं थी। उसके किनारे धुंधले हो रहे थे, जैसे कोई उसे खा रहा हो। मैं जानता था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे यह तय करना था, इस समझौते को स्वीकार करूं या फिर इस रहस्य को सॉल्व करने की कोशिश करूं। पर क्या मैं इतना साहसी था? कई दिन बीत गए। अब मैं हवेली के साथ तालमेल बिठा रहा था। मुझे पता चला कि हवेली की दीवारें मेरी बात समझती है। जब मैं कोई सवाल पूछता, दीवारें हिलती और मुझे नए रास्ते दिखाती। एक दिन हवेली ने मुझे एक गुप्त कमरे तक पहुंचाया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर शर्मा। वो पिछले 10 साल से यहां रह रहा था, हवेली के रहस्यों का अध्ययन कर रहा था। मैं जानता था कि तुम आओगे, उन्होंने कहा। हर 25 साल बाद एक नया केयरटेकर आता है। डॉक्टर शर्मा ने मुझे सच्चाई बताई। ये हवेली किसी साधु ने नहीं बनवाई थी। ये एक प्राच्य प्रयोगशाला थी, जहां एक वैज्ञानिक ने अंधेरे को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर अमर। उन्होंने समझाया, उन्होंने पाया कि अंधेरे में एक जीवन है, पर प्रयोग गलत हो गया और अंधेरा उन पर हावी हो गया। पर छाया पुरुष क्या है? मैंने पूछा। छाया पुरुष डॉक्टर अमर की ही छाया है, उन्होंने कहा, जो उनके प्रयोग से अलग हो गई और अब अपना स्वयं का जीवन जी रही है। डॉक्टर शर्मा ने मुझे एक प्राचीन किताब दिखाई। उसमें एक रस्म का जिक्र था जो इस चक्र को तोड़ सकती थी। पर इसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी। डॉक्टर अमर की मूल डायरी, वो दर्पण जिसमें पहली बार छाया अलग हुई थी,
और केयरटेकर का स्वैच्छिक बलिदान। स्वैच्छिक बलिदान? मैं डर गया। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने कहा, एक केयरटेकर को अपनी छाया को पूरी तरह से छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर तो बच जाएगा, पर तुम्हारी छाया हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। मैंने सोचा, क्या मैं अपनी छाया को खोने के लिए तैयार था? क्या मैं हमेशा के लिए बिना छाया के जीवन जी सकता था? हवेली ने हमें पहली वस्तु तक पहुंचाया, डॉक्टर अमर की डायरी। वो एक गुप्त तहखाने में थी। डायरी पढ़ते हुए मैं हैरान रह गया। डॉक्टर अमर ने लिखा था, मैंने एक भूल की है। मैंने अंधेरे को जगा दिया है। अब ये हम सबको खा जाएगा। दूसरी वस्तु, वो दर्पण, हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में था। जब मैंने उसमें देखा तो मैंने अपनी छाया को अलग होते देखा। वो दर्पण से बाहर आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मेरी छाया ने बोला, पर मैं तो तुम हो। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने कहा, तुम मेरी छाया हो, पर तुम मैं नहीं हो। मैंने तुम्हें खोना स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर मेरी छाया चीखती हुई गायब हो गई। दर्पण टूट गया। मैं जानता था कि अब मैंने अपना फैसला कर लिया था। डॉक्टर शर्मा ने मुझे गले लगाया। तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? तुम्हारी छाया के बिना तुम कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते। तुम्हें हमेशा अंधेरे में रहना होगा। मैं मुस्कुराया। अगर इससे और लोगों को इस जाल से मुक्ति मिलेगी तो ये कीमत तो बहुत कम है। हवेली ने हमें आखिरी रस्म के लिए तैयार किया। सारी छायाएं इकट्ठा हो गई। वे सभी पिछले केयरटेकरों की छायाएं थी, जो सदियों से इस हवेली में फंसी हुई थी। मैं जानता था कि अगला कदम सबसे कठिन होगा। मुझे अपनी छाया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, पर इसके बिना ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। कई दिन बीत गए। अब मैं हवेली के साथ तालमेल बिठा रहा था। मुझे पता चला कि हवेली की दीवारें मेरी बात समझती है। जब मैं कोई सवाल पूछता, दीवारें हिलती और मुझे नए रास्ते दिखाती। एक दिन हवेली ने मुझे एक गुप्त कमरे तक पहुंचाया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर शर्मा। वो पिछले 10 साल से यहां रह रहा था। हवेली के रहस्यों का अध्ययन कर रहा था। मैं जानता था कि तुम आओगे, उन्होंने कहा। हर 25 साल बाद एक नया केयरटेकर आता है। डॉक्टर शर्मा ने मुझे सच्चाई बताई। ये हवेली किसी साधु ने नहीं बनवाई थी। ये एक प्राच्य प्रयोगशाला थी, जहां एक वैज्ञानिक ने अंधेरे को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर अमर। उन्होंने समझाया, उन्होंने पाया कि अंधेरे में एक जीवन है, पर प्रयोग गलत हो गया और अंधेरा उन पर हावी हो गया। पर छाया पुरुष क्या है? मैंने पूछा। छाया पुरुष डॉक्टर अमर की ही छाया है, उन्होंने कहा, जो उनके प्रयोग से अलग हो गई और अब अपना स्वयं का जीवन जी रही है। डॉक्टर शर्मा ने मुझे एक प्राचीन किताब दिखाई। उसमें एक रस्म का जिक्र था जो इस चक्र को तोड़ सकती थी, पर इसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी। डॉक्टर अमर की मूल डायरी, वो दर्पण जिसमें पहली बार छाया अलग हुई थी, और केयरटेकर का स्वैच्छिक बलिदान। स्वैच्छिक बलिदान? मैं डर गया। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने कहा, एक केयरटेकर को अपनी छाया को पूरी तरह से छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर तो बच जाएगा, पर तुम्हारी छाया हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। मैंने सोचा, क्या मैं अपनी छाया को खोने के लिए तैयार था? क्या मैं हमेशा के लिए बिना छाया के जीवन जी सकता था? हवेली ने हमें पहली वस्तु तक पहुंचाया, डॉक्टर अमर की डायरी। वो एक गुप्त तहखाने में थी। डायरी पढ़ते हुए मैं हैरान रह गया। डॉक्टर अमर ने लिखा था, मैंने एक भूल की है। मैंने अंधेरे को जगा दिया है। अब ये हम सबको खा जाएगा। दूसरी वस्तु, वो दर्पण, हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में था। जब मैंने उसमें देखा तो मैंने अपनी छाया को अलग होते देखा। वो दर्पण से बाहर आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मेरी छाया ने बोला, पर मैं तो तुम हो। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने कहा, तुम मेरी छाया हो, पर तुम मैं नहीं हो। मैंने तुम्हें खोना स्वीकार कर लिया है।
ये सुनकर मेरी छाया चीखती हुई गायब हो गई। दर्पण टूट गया। मैं जानता था कि अब मैंने अपना फैसला कर लिया था। डॉक्टर शर्मा ने मुझे गले लगाया। तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? तुम्हारी छाया के बिना तुम कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते। तुम्हें हमेशा अंधेरे में रहना होगा। मैं मुस्कुराया। अगर इससे और लोगों को इस जाल से मुक्ति मिलेगी तो ये कीमत तो बहुत कम है। हवेली ने हमें आखिरी रस्म के लिए तैयार किया। सारी छायाएं इकट्ठा हो गई। वे सभी पिछले केयरटेकरों की छायाएं थी, जो सदियों से इस हवेली में फंसी हुई थी। मैं जानता था कि अगला कदम सबसे कठिन होगा। मुझे अपनी छाया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, पर इसके बिना ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। सूर्य ग्रहण का दिन आ गया था। पूरी हवेली में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। डॉक्टर शर्मा ने रस्म की तैयारी पूरी कर ली थी। हवेली का केंद्रीय हॉल, जहां कभी डॉक्टर अमर ने अपना प्रयोग किया था, अब हमारा मंच था। ग्रहण के पूरा होते ही रस्म शुरू करनी होगी, डॉक्टर शर्मा ने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उस समय छाया पुरुष सबसे कमजोर होगा। मैंने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर अपनी आंखें बंद की। मैंने अपने जीवन की सभी यादों को याद किया। मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, वो सब कुछ जो मैं छोड़ रहा था। पर मैं जानता था कि यह सही था। ग्रहण शुरू हुआ। कमरे में अंधेरा छाने लगा। तभी छाया पुरुष प्रकट हुआ। आज वो विशाल और डरावना लग रहा था। तुम मुझे धोखा दिया, वो गरजा। तुमने समझौता तोड़ा। मैंने कोई समझौता नहीं तोड़ा, मैंने दृढ़ता से कहा। मैंने सिर्फ सही काम किया, तुम्हारे इस चक्र को तोड़ने का। डॉक्टर शर्मा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी। दीवारों से सैकड़ों छायाएं बाहर निकलने लगी। वे सभी पिछले केयरटेकरों की छायाएं थी, जो सदियों से फंसी हुई थी। रुक जाओ, छाया पुरुष चीखा। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। पर तभी एक अद्भुत घटना हुई। सभी छायाएं एक साथ मिलकर छाया पुरुष पर टूट पड़ी। वे उसे खींचकर हवेली की नींव की ओर ले जाने लगी। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये छायाएं अपनी मुक्ति चाहती है। वे छाया पुरुष को वही ले जा रही है जहां से वो आया था। छाया पुरुष चीखता रहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे हो। पर छायाओं का बल उससे अधिक था। वे उसे हवेली की गहराइयों में खींच ले गई। जाते जाते छाया पुरुष ने एक आखिरी चीख लगाई और फिर सन्नाटा छा गया। हवेली का हिलना बंद हो गया। दीवारों का रंग बदलने लगा। काली हवेली अब सफेद होती जा रही थी। ये हो गया, डॉक्टर शर्मा ने कहा। छाया पुरुष का अंत हो गया। पर मेरी अपनी छाया भी अब जा चुकी थी। मैंने अपने पैरों के पास देखा, वहां कोई छाया नहीं थी। मैं हमेशा के लिए बिना छाया के हो गया था। हवेली का मुख्य द्वार खुल गया। बाहर सूरज चमक रहा था। डॉक्टर शर्मा ने कहा, तुम अब जा सकते हो। मैंने पूछा, पर मेरी छाया के बिना मैं सूरज की रोशनी में कैसे जी पाऊंगा? डॉक्टर शर्मा मुस्कुराए। तुम्हारी कीमत पर सैकड़ों लोगों को मुक्ति मिली है। यह तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। 6 महीने बीत गए। मैंने भूतगढ़ छोड़ दिया और एक नए शहर में बस गया। मैं हमेशा लंबी बाजू के कपड़े पहनता हूं और धूप से बचकर रहता हूं। लोग सोचते हैं कि मुझे कोई त्वचा का रोग है। एक दिन मुझे डॉक्टर शर्मा का पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि हवेली अब एक संग्रहालय बन गई है। लोग वहां आते हैं और उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। छाया पुरुष की कहानी अब सिर्फ एक किंवदंती है। आज जब मैं शाम को टहलने जाता हूं और सूरज की आखिरी किरणें अस्त होती देखता हूं, तो मुझे अपनी छाया की याद आती है। पर फिर मैं सोचता हूं, कुछ बलिदान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी कीमत चुकाना भी सही लगता है। मैंने एक नई डायरी शुरू की है। उसके पहले पन्ने पर मैंने लिखा है, कुछ घर सिर्फ पत्थरों से नहीं बने होते, वे साहस और बलिदान की कहानियों से बने होते हैं। और कभी कभी उन कहानियों का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ा उपहार होता है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें